नमस्कार। जुर्म होता है, पुलिस पहुंचती है, पुलिस एक्शन में आती है, आरोपी गिरफ्तार भी होते हैं। उसके बाद कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू होती है और इस दौरान आरोपियों को सुरक्षा के साथ कोर्ट में लाया और ले जाया जाता है। अब आज बात इसी लाने और ले जाने के बीच के फासले की होगी। कोर्ट में पेशी के दौरान कैदियों के भागने की खबरें अब आम हो चुकी हैं, लेकिन लगता है कि पुलिस इससे कोई सबक नहीं लेती। मंगलवार को भी रांची से एक कैदी फरार हो जाता है। बात खाकी से आगे खादी तक जाती है। एक नेता आज सवालों के घेरे में है। तो इन सब बातों के साथ शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। ठोकर लगने से इंसान सबक सीखता है कि वो गलती फिर दोबारा ना हो सके। लेकिन लगता है कि झारखंड की पुलिस ठोकरों के बावजूद भी कुछ सीखना नहीं चाहती। अगर सीखती तो फिर गलती दोबारा नहीं होती। आपको याद होगा जब हजारीबाग से एक कैदी कोर्ट से फरार हो जाता है। अब हजारीबाग के बाद बारी रांची की थी। रांची से एक कैदी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो जाता है और दूसरी तरफ एक कैदी पुलिस की गाड़ी में शांति से बैठा रहता है। झारखंड में लापरवाही की हद। पुलिस की गिरफ्त से फरार हो रहे कैदी। हजारीबाग की घटना के बाद भी सबक नहीं। कब जागेगी झारखंड पुलिस? हजारीबाग कोर्ट में फायरिंग होती है। गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव की हत्या हो जाती है। इस मामले को अभी ज्यादा दिन नहीं बीता है, लेकिन लगता है कि झारखंड पुलिस इस मामले में कोई सबक लेना नहीं चाहती। अगर कोई सबक लेती तो फिर ऐसी घटनाएं नहीं होती। इस बार मामला रांची से सामने आया है। इस बार न कोई गोली चली और न ही फायरिंग की गई, लेकिन एक कैदी फरार हो जाता है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सवालों के घेरे में है रांची सिविल कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था। कोर्ट में पेशी के लिए कैदी विनोद सिंह को लाया गया था। उसे कोर्ट की हाजत से निकालकर सीजीएम कोर्ट ले जाया जा रहा था। इस दौरान विनोद सिंह पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। वो अपने हाथ से हथकड़ी निकालकर भाग जाता है। पुलिस विनोद सिंह की तलाश करती रह जाती है, लेकिन उसके हाथ खाली ही रहते हैं। विनोद सिंह पर हत्या और अपहरण के कई मामले दर्ज हैं। विनोद बिहारी सिंह उर्फ भुवन सिंह ये सीजीएम कोर्ट रांची से आज भाग गए हैं, जिनका जांच अभी चल रहा है। कैसे भागे? पैसे के दौरान भागा। पैसे भागे उसका जांच चल रहा है। उसका जांच हम लोग कर रहे हैं। किस केस में एक्यूज था सर? ये केस तो अभी जीआर नंबर पता चला है। जीआर नंबर 7003/14 में। पुलिस वालों की ये लापरवाही महज एक वानगी भर थी। अभी उनकी लापरवाही का एक और बड़ा मामला सामने आया। ये लापरवाही भी कोर्ट परिसर से ही जुड़ी है। ये है अनिल वस्तावड़े। अब आपको इनसे तारुफ भी करा दें। इन्हें झारखंड पुलिस ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से गिरफ्तार किया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े अवैध विदेशी पूंजी निवेश के मामले में वस्तावड़े की गिरफ्तारी हुई थी। ये मामला काफी तूल पकड़ा था। वस्तावड़े की गिरफ्तारी तब झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही थी, लेकिन लगता है कि पुलिस अब इस मामले में सुस्त हो गई है। वस्तावड़े के सुरक्षा इंतजाम को देखकर यही लगता है। जेल लाने और ले जाने के दौरान जो सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, उसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। वस्तावड़े को मंगलवार को जेल से ईडी कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। कोर्ट में पेशी के बाद वस्तावड़े को कैदियों की गाड़ी से वापस ले जाया जा रहा था, लेकिन गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है।
आप देख सकते हैं कि कैसे जवान खुद गाड़ी की मरम्मत करने में व्यस्त हैं और वस्तावड़े गाड़ी में बैठा है। इतने अहम मामले के आरोपी के साथ सुरक्षा में लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? क्या अनिल वस्तावड़े के फरार होने का इंतजार किया जा रहा है? सवाल बड़ा गंभीर है। जिस गाड़ी से कैदी को ले जाया जा रहा था वो गाड़ी भी काफी पुरानी है और अक्सर खराब रहती है। ऐसा इन लोग कोई कोई ऐसा कैदी है कि वो लोग को रिजर्व गाड़ी मिलता है, इसलिए एक कैदी रिजर्व के गार्ड आता है इनकी सुरक्षा में किसी करा कर लेना चाहता है। बहुत पुराना हो गया है गाड़ी पुराना हो गया तो ये तो सरकार जानेगी या ड्राइवर जानेंगे क्या इसमें कमी है, क्या दूर है। अब आपको बता दें कि अनिल वस्तावड़े का इतिहास क्या है। अनिल वस्तावड़े पुणे का रहने वाला है। वस्तावड़े को सीबीआई ने रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए गिरफ्तार किया था। वस्तावड़े पर पूर्व सीएम मधु कोड़ा की अवैध कमाई को विदेश में खपाने का आरोप है। 2006 से 2008 के बीच मधु कोड़ा के कार्यकाल में गड़बड़ी करने का आरोप, कई कंपनियों को खदान लीज दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए लेने का आरोप, हवाला से जुड़े मामले में वस्तावड़े को ईडी मुख्य आरोपी मानता है। कोड़ा से जुड़े हवाला मामले में 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला। अब इतने अहम शख्स की कोर्ट में पेशी के दौरान बरती जा रही लापरवाही पर सवाल का उठना लाजमी है। लगता है कि पुलिस और प्रशासन बीती घटनाओं से सबक लेने के मूड में नहीं है। अगर सबक लिया होता तो फिर ना ही कोई कैदी फरार होता और ना ही पेशी के दौरान सुरक्षा में चूक बरती जाती। लेकिन ऐसा हो रहा है और कब तक होता रहेगा, फिलहाल इसका जवाब नहीं। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। लगता है कि नेताजी पर मुसीबतों का पहाड़ टूटना खत्म नहीं हुआ है। वो बिहार विधानसभा में विधायक थे, लेकिन फिर उनकी सदस्यता चली गई। अब मामला घर का है और घर के मोर्चे पर भी उनकी परेशानियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। उनकी पत्नी ही उनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं। ये मामला राजधानी पटना का है। आपको जो दो तस्वीरें दिख रही हैं उनमें एक है पूर्व विधायक रविंद्र राय और दूसरी तस्वीर है उनकी पत्नी बबीता यादव की। हालात देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं। मामला गंभीर है। मामला घर की चहारदीवारी पार कर थाने तक पहुँच चुका है। रविंद्र राय की पत्नी बबीता यादव अपने पति पर आरोप लगा रही हैं। आरोप बड़े गंभीर हैं। आरोपों के मुताबिक रविंद्र राय अपनी पत्नी के साथ आए दिन मारपीट करते हैं, पत्नी को प्रताड़ित करते हैं। इस मामले को लेकर बबीता अब थाने का रुख कर चुकी हैं। वो पुलिस के पास पहुंचती हैं, जहां से उन्हें महिला थाना भेजा जाता है। महिला थाने में उनकी शिकायत सुनी जाती है और फिर कोशिश होती है दोनों के बीच सुलह कराने की। काउंसलिंग किया गया था, मुझे कोई सुधार नज़र नहीं आया। वही सब रिपीट हुआ, कुछ नहीं। मैं कल मैं परसों फाइनल डिसीजन लेकर ही आई थी जब मारपीट हुआ। बहुत गंभीर तरीके से मारपीट हुआ है कि जो मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, इतना मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। इस तरह से नहीं चल सकता है किसी भी औरत का ज़िंदगी। जी बिल्कुल, गला दबा के वो बार बार, ये काफ़ी दिन से हो रहा था। मैंने इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। मुझे अब मुझे लग रहा था कि या तो मैं कुछ करूं या फिर मेरी जान चली जाएगी। मामले की नज़ाकत को देखते हुए रविंद्र राय को भी थाने में बुलाया जाता है। रविंद्र राय थाने पहुंचते भी हैं। फिर दोनों को समझाया जाता है, लेकिन अपने और अपनी पत्नी के बीच कुछ भी विवाद की बात को मानने से इनकार कर देते हैं। मीडिया पर भी अपनी खींच निकालते हैं और इन सब बातों को अपने घर का पारिवारिक मामला करार देते हैं। आपको पहले भी बता दिया परिवार का मामला है सर, और परिवार के मैटर में आप लोग जो है, लेकिन आपकी पत्नी तो मीडिया के सामने आ रही हैं। देखिए नहीं, मीडिया के सामने आ रही है, थोड़ा आ रही है तो आने के लिए कोई एतराज़ नहीं है। पढ़ी लिखी महिला है,
उनको ज़बरदस्ती नहीं है कि रोका जा सकता है। क्या आरोप लगे आप पर? कोई गंभीर आरोप आप पर घरेलू हिंसा का आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई आरोप लगाइए, हमारी पत्नी है, तो मामला को सुलझाना हम है कि आपको है? नहीं आप ही को सुन, लेकिन मामला थाने तक आ गया। नहीं थाने तक हम क्या थाने तक आ गया है? आप भी तो पहुंच गए महिला थाना। नहीं भैया हमारी पत्नी है, हम तो आएंगे ही ना, हमारी पत्नी है तो आएंगे ही। कौन सा काफी मशक्कत के बाद रविंद्र राय और उनकी पत्नी के बीच में समझौता भी कराया जाता है। लगने लगता है कि मामला सुलझने लगा है। सोमवार को दोनों के बीच समझौता होता है, लेकिन बबीता यादव को इस समझौते पर यकीन नहीं होता है। उन्हें लगता है कि उनके साथ हो रहा अत्याचार थमने वाला नहीं है, लिहाजा वो अपने शक भी जाहिर करती है। उतना जल्दी स्टिल आई एम नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड। और मैं जा रही हूँ, एक मौका तो मैं दे रही हूँ, ये तो है, और बॉन्ड एक बनेगा, उसके बाद मैं भी पेट एंड वॉच की स्थिति में रहूँगी। मेरे साथ दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, 6 साल से लगातार होते आया है। मैं मर जाऊँगी लेकिन इस बात से डिनाई नहीं करूँगी। 6 साल से लगातार होता है, बहुत बुरी तरीके से मारपीट किया गया है। अगर हर वक्त इस तरह कोई छोटा सा मजाक बना के लेती रहेगी तो बार बार होगा, बार बार कन्विंस करके वही सब होगा, कुछ बड़ा घटना भी होगा। मुझे अभी तक डर है, मैं अभी तक फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हूँ मन से। बॉन्ड बनाने जा रही है कि आज के बाद कभी नहीं मारेंगे, इस बात पर मैं एग्री करके घर जा रही हूँ। क्यों मार रहे थे आपको? वो सारी मैंने डिटेल यहाँ दे दी है, कल मैंने हिंदुस्तान में भी दे दिया था कुछ बातें आप सारी। क्या चाहती हैं? अभी ये मैं इनको एक और मौका देना चाहती हूँ, ये बॉन्ड बनाएंगे। आज के बाद थोड़ा सा भी कुछ होता है तो मैं फिर दोबारा आऊँगी और इस बात से मैं कभी बैक नहीं करूँगी। सोमवार को हुए समझौते के बाद दोनों अपने घर भी चले जाते हैं, लेकिन ये तूफान के पहले की शांति थी। मंगलवार को हालात वहीं के वहीं थे, बदला कुछ भी नहीं था, लिहाजा मंगलवार को बबीता फिर थाने पहुंच गई। घरेलू मारपीट और महिला उत्पीड़न का और जो 6 साल से लगातार चला आ रहा है, जब मैंने सोचा कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी और मैंने कोशिश भी की बार बार, लेकिन वो सुधरने की स्थिति में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं और बहुत गंभीर रूप से मारपीट होता है, जान से मारने की धमकी देना, बहुत गंदी तरीके से मुझे गालियाँ देना, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। और अब मैंने फाइनली डिसाइड करके मैंने ये फैसला किया है और मैंने FIR उन पर दर्ज की है। तो क्या आप अलग होंगी? अब मैंने FIR कर दी है। ऑब्वियसली अब साथ रहने का कोई इशू अभी नहीं है, जो जब इस सिचुएशन हो गई है, और अब आगे क्या होगा लेट्स सी। बबीता का आरोप यहीं तक नहीं है, उन्होंने अपने पति पर पैसे के लिए भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। रविंद्र राय पर अपने नेता होने का भी धौंस दिए जाने का आरोप है। मामला यहीं तक नहीं रुकता है, आरोप इससे भी आगे जाता है। रीजन कोई भी छोटी सी बात हो, लेकिन उनका आदत हो गया है कि औरत है मारपीट करो, और वो जैसे होता है कि एक ईगो, एक घमंड कि हम नेता हैं, करेंगे भी तो क्या कर लेगी, बार बार यही कहना कि तुम क्या कर सकती हो, ये वो, इस बाप की बेटी हो, मेरा बाप के पास पैसा है नहीं है, उसको क्या लेना देना है, बार बार कह पैसे ला के दो, तुम्हारी कितनी औकात है, जितने सक्षम थी मैंने दिए भी, मेरे पास जो स्लिप्स हैं वो मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ। और वही सब घर में जो भी बात हो, लेकिन आदत है मारना, बुरी तरीके से मारना, कोई रिस्पेक्ट नहीं करना, कुछ नहीं, बस एक घमंड कि हम नेता हैं, हम पावरफुल हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उनका जो मैं कुछ नाम जानती हूँ, लेकिन मैं किसी लड़की को कैसे बदनाम करके नाम ओपन नहीं करूँगी। है एक से नहीं 2-3 से, और ये एक लड़की का तो फ़ोन मेरे फ़ोन पर आता रहता था, वो कहाँ की है उसका नाम भी मुझे पता है, और मैंने उसे बार बार समझाया भी था कि देखो ये शादी कर लिया, अब मेरी लाइफ बर्बाद है, तुम अगर सोचती हो खुश रहती, ऐसा नहीं है, तुम अपनी लाइफ सेट कर लो, शादी कर लो। मेरी बड़ी बेटी हो गई तब तक भी उसका फ़ोन आता था, उसके बाद शायद इन्होंने नंबर चेंज करवाया, वो नंबर मेरे पास पहले वाला उसका है, अब वाला नंबर नहीं है। एक और जगह ये जाते थे, मुझे पूरा पता रहता था, लेकिन मेरा मन इनसे, जो मेरे साथ मारपीट होता था, मेरा मन टूट गया। मैं इस बारे में उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करती। रविंद्र राय और बबीता की शादी 2008 में हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन दोनों के बीच सुलह की कोशिशें नाकाम हो गई लगती हैं। अब रविंद्र राय के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। महिला थाना में कंप्लेंट उनकी पत्नी के द्वारा जो किया गया था, जिसमें कल दोनों पार्टीज़ को बुला के वहाँ पे महिला थाने की जो हमारी काउंसलर्स और ऑफिसर्स के द्वारा काउंसलिंग किया गया, जिसमें वो लोग साथ में रहने को तैयार हुए। यहाँ से जाने के पश्चात में देर रात में कल फिर से जो है इन लोग के आपस में बीच में झगड़ा हुआ, जिसके पश्चात जो उनकी पत्नी पुनः महिला थाना पहुँची है, तो जिससे स्पष्ट हुआ है कि जो काउंसलिंग का इस पूरे रिश्ते के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। और चूँकि मारपीट का मामला सामने में आया था और स्पष्ट इंजरीज थी जिनका मेडिकल पूर्व में कराया गया था, तो जो सुसंगत धाराएं हैं
उनके अंतर्गत में प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की। सुलह की तमाम कोशिशें असफल होने के बाद भी उम्मीदें जिंदा हैं। उम्मीद है कि जल्द ही दोनों के बीच मामला सुलझ जाए। इन दोनों की शादी हुए 7 साल भी नहीं हुए। उम्मीद करते हैं कि 7 फेरों का ये बंधन इतनी जल्दी नहीं बिखरेगा। आज दोनों के बीच में फासले जरूर हैं। इन फासलों को मिटाने का फैसला भी इन दोनों को ही मिलकर करना होगा। अमित कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया, पटना। पटना पुलिस की बड़ी कामयाबी एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। राजधानी पटना में अपराधी अपनी योजना बना रहे थे, उधर पुलिस भी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थी। पुलिस की तैयारी पुख्ता थी, अपराधी उसके निशाने पर थे और फिर पुलिस के हाथ उनकी गिरेबां तक भी पहुंच जाते हैं और एक बड़ी साजिश वक्त से पहले ही नाकाम कर दी गई। राजधानी में डाका डालने की योजना बेनकाब। अपराधियों के निशाने पर राजधानी पटना। पुलिस ने नाकामयाब किए खतरनाक प्लान। पटना पुलिस को मिली सफलता। बिहार में कुछ ही समय के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर राज्य की पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ नकेल कसने के लिए अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। पटना के एसएसपी ने सभी थाना अध्यक्षों को इस बारे में बाकायदा निर्देश भी दिए हैं। एसएसपी के मुताबिक जिले के टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ सघन अभियान चलाकर गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया है। पुलिस सतर्क थी, लेकिन उधर अपराधी भी अपनी कोशिश में लगे थे। वो भी अपराध को अंजाम देने की जुगत में थे। योजना बन रही थी, लेकिन इस बीच एसएसपी जितेंद्र राणा को सूचना मिलती है कि कुछ कुख्यात अपराधी और कुछ असामाजिक तत्व इकट्ठा हुए हैं। मामला गंभीर था, लिहाजा पुलिस ने जरा भी देर नहीं की। तुरंत एक टीम बनाई गई। सिटी एसपी सेंट्रल ने कमान संभाली। टीम मौके पर पहुंच जाती है। सूचना बिल्कुल सही थी। अपराधियों को पुलिस ने घेर लिया। पुलिस को देखते ही अपराधी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक नहीं चली। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो मुख्य अपराधी उन पर लगातार नज़र रख के उनकी गतिविधियों की लगातार सत्यापन किया जा रहा था। इसी दौरान 15 तारीख की रात में सूचना मिली कि कुछ अपराधी कहीं पर लूट की योजना बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इन अपराधियों के ऊपर में पहले से पुलिस के द्वारा नज़र रखी जा रही थी। पुलिस ने अपराधियों को घेर लिया था। पुलिस की गिरफ्त से बचना अपराधियों के लिए मुश्किल था। 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ अपराधी भागने में सफल भी रहे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इनके पास से 4 पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस के अलावा 7 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। नगर पुलिस अधीक्षक मध्य के नेतृत्व में एसटीपीओ सचिवालय, एसएचओ एसके पुरी और जो विशेष आसूचना इकाई है, इनके पदाधिकारियों के द्वारा छापेमारी करके एसके पुरी इलाके से राजापुर पुल के पास से कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गोपाल जी उर्फ टेकली, किशन कुमार, मिथुन कुमार, अजय कुमार, अमरजीत कुमार और अजय कुमार, इन 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कुछ इनके साथी, जिसमें 5-6 अन्य व्यक्ति थे, वो भागने में वहाँ से कामयाब रहे। इनके पास से कुल 4 देसी पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए और उसके अतिरिक्त काफ़ी बड़ी मात्रा में अन्य सामान जैसे कि सिगरेट के 10 पैकेट, मोटरसाइकिल 1, 7 मोबाइल, 10 पैकेट ब्लेड, सोने का 1 चेन और लगभग नकद 6,500 रुपया बरामद हुआ। गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वो लूटपाट की योजना बना रहे थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अपराधियों के निशाने पर व्यापारी थे।
इतना ही नहीं, इन अपराधियों का कनेक्शन बेऊर जेल से भी बताया जा रहा है। बेऊर जेल में बंद एक अपराधी से भी मिलने की योजना थी। राजीव नगर इलाके में किसी व्यवसायी से बड़ी रकम की जो लूट की योजना बनाई जा रही थी। इस पूरे मामले के जब अनुसंधान किया गया तो उसमें जानकारी ये प्राप्त हुई कि गोपाल जी उर्फ टेकली और जो इसके अन्य साथी हैं, ये एक अन्य कुख्यात अपराधी जिसका नाम मनीष कुमार है, जो फतुहा थाना अंतर्गत हुई 1.5 करोड़ रुपए की लूट का मुख्य सरगना था, वर्तमान में बेऊर जेल में बंद है। उसके साथ ये लगातार संपर्क में थे और उसके निर्देशानुसार जो आइडेंटिफाइड टारगेट है उसके ऊपर में ये लूट की घटना को अंजाम देने वाले थे। बेऊर जेल में बंद अपराधी मनीष कुमार फतुहा लूटकांड में शामिल था। इतना ही नहीं, मनीष कुमार को कोर्ट हाजत से भगाने की भी योजना बनाई जा रही थी, लेकिन पुलिस ने अपराधियों की इस योजना को नाकाम कर दिया। जो जेल में बंद है उसको हाजत में दिया जाना था, जिसको कोर्ट में उसके पास तक पहुंचाया जाना था। कैश, सिगरेट के पैकेट्स और जो ब्लेड है ये जेल में पहुंचाने के लिए उसके पास में ले जाने वाले थे। और इस प्रकार से पूरी घटना का सरगना मुख्य रूप से मनीष है, जो जेल के अंदर से इस पूरी घटना को जो अंजाम देने का जो प्रयास कर रहा था। और ये सभी जो है इनके साथ में, क्योंकि पहले जेल में रह चुके हैं ये सभी, तो मनीष के साथ में इनका संपर्क जेल में रहने के दौरान हुआ तथा उसके इशारे पर ये बाहर में रहकर लूट और अन्य घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में कई और खुलासे होने की उम्मीद है। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। उम्मीद है जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। रोहित कुमार, जी मीडिया, पटना। बहरहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। जुर्म और खाकी के बीच एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ पुलिस अपराधियों पर भारी पड़ती है तो दूसरी तरफ अपराधी भी पुलिस पर भारी पड़ते हैं। वो दिन दहाड़े कहीं भी और किसी को भी निशाना बनाने लगे हैं। राह चलते किसी को भी लूट लेना अब उनके लिए आम बात हो गई है। अपराधियों को नहीं लगता है डर, बेखौफ होकर करते हैं लूटपाट। राह चलते युवक से लाखों की लूट, दिन दहाड़े लूट से मचा हड़कंप। अभी पिछले शुक्रवार को ही नीतीश कुमार ने पुलिस वालों को नसीहत दी थी। ज्यादा दिन नहीं, 2 दिन ही बीते हैं इस बात को। पुलिस वालों को अपराधियों के खिलाफ सख्त होने की बात हुई थी, लेकिन लगता है पुलिस वालों ने इस नसीहत से कोई सबक नहीं लिया, या फिर अपराधियों को पुलिस वालों से डर नहीं लगता। अगर राजधानी पटना में खाकी का डर अपराधियों को होता तो वो दिन दहाड़े लोगों को अपना शिकार नहीं बनाते। ताजा मामला चौक थाना इलाके में देखने को मिला। घघा गली के पास दिन दहाड़े 2 बाइक सवार लुटेरों ने अपना शिकार तलाश लिया। सुधा डेयरी के डिस्ट्रीब्यूटर से 3,34,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। अपराधियों ने विरोध करने पर पिस्तौल दिखाते हुए धमकी भी दी। पैसा जमा करने जा रहे थे यूनियन बैंक में, डेली की तरह जा रहे थे। बस जैसे हम लोग दुकान से निकल के मरवाड़ी स्कूल के पीछे घगा गली बोलता है, वहाँ पे जा रहे थे। हम लोग दोनों साथ में थे, बैग ऐसे टांगे होता। बस जैसे वो पहले से खड़ा था और क्या हुआ, इसका बैग छीना। बस जैसे हम लोग लपके फिर रिवाल्वर निकाल लिया, बोला कि बड़ो माधव का भाई गाड़ी स्टार्ट किया, भागा। 2 गो था वो लोग। कितना पैसा था आपके पास? 3,34,000। कहाँ जा रहे थे? बैंक में जा रहे थे। अभी कौन कंपनी में आप काम करते हैं? हम सुधा में, हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। मामला दिन दहाड़े लूट का था। इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन तब तक लूट को अंजाम देने के बाद लुटेरे फरार हो चुके थे। पुलिस इलाके में मुआयना करती रही, जांच पड़ताल करती रही, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगा। पुलिस कुछ भी कहने से बचती रही। कितने का लूट है कुछ बता दीजिए? 3 लाख
अब पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है, लेकिन आए दिन शहर में हो रहे वारदात से लोग परेशान जरूर हैं। अब ऐसे में जरूरत है लोगों के बीच भरोसा पैदा करने की, और इसके लिए जरूरी है अपराधियों पर लगाम लगाने की। प्रवीण कांत, जी मीडिया, पटना सिटी। और इसी के साथ जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। लेकिन आप रहिए बाखबर और होशियार, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। जुर्म की खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।